नमस्कार बच्चों, क्लास +2 फिज़िक्स। इससे पहले हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि कोई दो चार्जेस हों, यहाँ पर मान लो Q0 और Q1, कोई दो चार्जेस हों, उनके बीच मान लो कुछ डिस्टेंस है r01, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, F01 कहते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 0, टेस्ट चार्ज ऑन ड्यू टू 1 चार्ज। तो उसका फार्मूला क्या है, K Q1 Q0 Q1 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस r01 का स्क्वायर, और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, 0 से 1 की तरफ, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों ये तो थी सिंपल प्रॉब्लम। कूलम्ब्स लॉ ने बताया कि दो चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं बाय दिस लॉ नोन एज कूलम्ब लॉ। अब सिचुएशन क्या है, अगर मल्टीपल चार्जेस आ जाएं, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, तो इस टेस्ट चार्ज Q0 चार्ज जिस पर हम टोटल फोर्स देखना चाहते हैं, Q1 Q2 Q3 या बाकी सभी चार्जेस के कारण मान लो अप टू n चार्जेस पड़े, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो टोटल फोर्स, मान लो F0 मैं कह देता हूँ टोटल फोर्स होगा, वो इक्वल टू होगा फोर्स ऑन चार्ज टेस्ट चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस वेक्टर सम इन सभी चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम होगा। बच्चों वेक्टर सम यानी कि पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ से टोटल फोर्स देखा जाएगा। देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना आसान नहीं है। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हमारी बुक्स में हैं रिलेटेड टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस इज़ आल्सो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड लॉ सुपरपोजिशन। जैसे कि कूलम्ब लॉ था, एक एक्सपेरिमेंट किया कूलम्ब ने, उसने ये देखा कि दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो बच्चों एक चार्ज के ऊपर मुझे नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से टोटल फोर्स देखना है, तो मुझे वेक्टर सम करना होगा, यानी कि टोटल सभी चार्जेस की वजह से जितना फोर्स लग रहा है उन सभी का वेक्टर सम करना। वो जोड़ ज़्यादा भी उससे माइनस में भी आ सकता है, अगर माइनस का साइन के चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ, बड़ा डिपेंड करता है। बड़ी तरह की 2-3 प्रॉब्लम करके देखेंगे अपन ताकि हमें क्लियर हो सके। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, इसमें एक ख़ास बात और है बच्चों समझने लायक, कि Q1 और Q2 चार्ज भी तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बट उन दोनों के आपस के फोर्स का इफ़ेक्ट यानी कि F12 यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 के बीच में आपस में क्या फोर्स है, इसका कोई प्रभाव टेस्ट चार्ज के पर या Q0 चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स पर नहीं पड़ेगा। ये बात समझनी ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हमें टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स देखना है, सारे चार्जेस का वेक्टर सम के द्वारा लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम कर दो, आंसर आ जाएगा। इतनी बात कह दोगे, बात क्लियर है। लेकिन इसमें एक छिपी हुई बात ये है कि Q0 चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, आपस में Q1 Q2 चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे हैं वो डिपेंडेंस नहीं है। इससे हमारी इक्वेशन आसान हो गई है बच्चों, ये बात कहने से, यानी कि आपस में इनके बीच में क्या फोर्स अट्रैक्शन रिपल्शन लग रहा है वो इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखना चाहो तो के क्या है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल में काम आती है। थोड़ा एक्सप्रेशन को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को के लिखते हैं। तो के Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और वेक्टर्स प्लस के, यानी मैं इस
फॉर्मूले को थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ। इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, कि क्यू नोट Q2 अपॉन R नोट 2 क्या है, टेस्ट चार्ज और सेकंड चार्ज के बीच का डिस्टेंस, वेक्टर है तो वेक्टर सम होएगा। इस तरीके से ये बच्चों ये एक्सप्रेशन nth चार्ज तक चलता जाएगा, k Q नोट Qn अपॉन में R नोट n का स्क्वायर, R नोट से n की तरफ डायरेक्शन। तो ये बच्चों है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेरी यूज़फुल। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तब भी आएगा, कई चार्जेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तब भी ये काम आएगा। तो बच्चे ध्यान रखें क्या बताया जा रहा है, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज। दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आइए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए। इसमें हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.6 करवा रहा हूँ बच्चों मैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर 3 चार्जेस पड़े हैं, Q और Q। कहता है एक टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज कैपिटल Q चार्ज सेंटर पर रखा हमने, एट द सेंट्रोइड, किस पर रखा, कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि सारी साइड्स इक्वल हैं। इसकी साइड्स पर तीनों पे एक Q चार्ज रखा है। इन कॉर्नर्स का नाम देते हैं A B C। Q1 इक्वल टू Q, दूसरा चार्ज भी Q और तीसरा चार्ज भी Q। सेंट्रोइड बच्चों, सेंट्रोइड पर हमें पता एक चार्ज पड़ा है Q, उस पर नेट फोर्स लगाना है। तो कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करेंगे हम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा हमें बेसिक मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा कि ये साइड कितनी है और ये दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है इस चार्ज की वजह से, ये वाली और ये वाली, है तो तीनों दूरी इक्वल। अगर आप वैसे सिमिट्री से अगर आप थोड़ा सा देखें पहले एक आइडिया भी क्या होगा फोर्स, तो इसके लिए देखो बच्चों, मान लो ये तीनों चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो इस चार्ज की वजह से F1 की वजह से फोर्स इस तरफ मान लेते हैं आप। इसी तरीके से थर्ड चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा F3 फोर्स और इस तरफ लगेगा F2 फोर्स। तीनों फोर्स इस चार्जेस के ऊपर लग रहे हैं। हालांकि क्योंकि चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं तो नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्या हो जाएगा, 0। बट बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी सीखना पड़ेगा, इसी बहाने हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकली ट्रायंगल ला वगैरह लगा के देखते हैं कि वाकई नेट फोर्स 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए ए जो साइड है AD, ये ट्रायंगल की ये वाली साइड पता लगानी पड़ेगी पहले। अगर इसको हम L मान लें तो AD जो इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा AC cos 30। किसी भी ट्रायंगल, ये तो वैसे 60-60 के एंगल होते हैं और ये डिवाइड हो गया कितने का हो जाएगा, 30 का। तो ये जो साइड होगी हमारी AD जो हमें पता लगानी है ये हो जाएगी, ये अगर ये AL है तो परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस, तो ये साइड हमें पता लगानी है AD अपॉन AC। तो ये हो जाएगी हमारे पास cos 30। AC की वैल्यू कितनी है L, cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, तो ये L √3/2L, ये आ जाएगी साइड हमारे पास AD। बच्चों जो सेंट्रोइड होता है वो AD का 2/3 ऑफ AD होगा।
जो ए ओ होगा, ये जो ए ओ साइड है, अगर आप इस पॉइंट को ओ नाम दे दें, इसलिए मैंने स्केच अलग यूज़ कर लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो 2/3 ऑफ ए डी होगा, 2/3 ऑफ ए डी। तो ये सारा एक्सरसाइज किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए ना। ये भी डिस्टेंस उतना ही होगा, ये भी उतना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम सिमेट्रिकल है। जब हम कूलम लॉ लगाते हैं दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो ए डी कितना आया है, √3/2L, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 इंटू में √3/2L, तो 2 से 2 कट गया, L बाय में √3 बच गया बच्चों। तो अब मैं फोर्स ऑन चार्ज सेंटर पर जो 5 पड़ा है ड्यू टू चार्ज ए, उसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी मुझको। तो कितना हो जाएगा, K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ए डी का स्क्वायर अलोंग किस तरफ है, ए टू ओ, सॉरी बच्चों यहाँ ए ओ आएगा, ए ओ का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा ये K क्यू क्यू, ए ओ की वैल्यू क्या आई थी, L/√3, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर ऊपर जाके 3 हो जाएगा, 3KQL²। इसी तरीके से FOB भी यही होगा, KQL² इंटू में 3, और FOC भी कितना होगा, फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट O ड्यू टू C कितना होगा, K, हालांकि 0 आना है लेकिन फिर भी हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लगा के देखेंगे कि वाकई फोर्स 0 आता है कि नहीं। अब बच्चों हम F2 और F3 को पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे। जो रिजल्टेंट आएगा वो F1 के इक्वल आना चाहिए और अपोजिट आएगा, तभी हम कहेंगे कि दोनों फोर्सेस कैंसिल कर रहे हैं। अब हम F2 और F3 को जोड़ने जा रहे हैं, उनका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, पैरेललोग्राम लॉ से इस तरफ आएगा। पैरेललोग्राम लॉ याद हो बच्चों, दो फोर्सेस ऐसे हैं, ये कौन कौन से फोर्स हैं, F2 और F3, तो इनका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, F1। अगर देखने पे हमें पता लगा डायरेक्शन अपोजिट, अगर इसका दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल और अपोजिट आ गया तो अब हम कहेंगे कि ये तीनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अभी हमारा मकसद बन गया है F2 और F3 का रिजल्टेंट पता लगाना। तो रिजल्टेंट पता लगाने के लिए F2 3 जो फोर्स है नेट फोर्स है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। F2² प्लस F3² प्लस 2F2 F3 कोस जो भी इनके बीच में एंगल है। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये एंगल होगा 120 डिग्री, ये वाला एंगल जो इन दोनों के बीच में होगा कोस 120 डिग्री होगा। और कोस 120 डिग्री की वैल्यू ऐसे सीधी नहीं ध्यान, तो कोस को 90 प्लस 30 लिख सकते हो। ये बच्चों ये थोड़ा सा ये एक्सरसाइज जो हो रही है हमारी सिर्फ इसलिए कि कई बार कंपटीशन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं। वैसे हो सकता है अमूमन आपके पेपर में इसकी प्रॉब्लम ना आए, तो ये हो जाएगा sin 30, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो -sin 30 और -1/2, sin 30 की वैल्यू होती है -1/2। तो F2 का और F3 का मैग्नीट्यूड सेम था, तो मैं F² पुट कर रहा हूँ, F² प्लस F² प्लस 2F² इंटू में कोस 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल कर गया तो बच गया F² प्लस F² माइनस F², सारे का स्क्वायर रूट, F² से F² कट गया। तो यानी कि जो हमने पहले भी देखा था, दोनों चार्जेस मिलके भी जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो F ही आ रहा है, परंतु जो डायरेक्शन है, जो F फोर्स की बात की जा रही है वो F1 के बिल्कुल अपोजिट है और इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। NCERT की ये एग्जाम्पल 1.6 है बच्चों। अब एक अनसॉल्व प्रॉब्लम करवा देता हूँ।
ताकि और थोड़ा सा हमारा क्लियर हो सके कंसेप्ट। तो अनसॉल्व प्रॉब्लम में बच्चों ये टॉपिक इसके बाद बच्चों ख़त्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू हो जाएगा इसके बाद टॉपिक जो आएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पोटेंशियल आगे। तो मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, प्रॉब्लम भी अनसॉल्व 1.6 ही है बच्चों, 1.6। 4 पॉइंट चार्जेस ए बी सी डी एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वेयर है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द 1 माइक्रोकूलम चार्ज एट द सेंटर ऑफ स्क्वेयर। तो 4 चार्जेस हैं एक स्क्वेयर के कॉर्नर के ऊपर, थोड़ा बड़ा बना देता मैं तो ज़्यादा अच्छा था। ए बी सी डी, ये भी बेटे मैथमेटिक्स के बगैर ही होगी ये प्रॉब्लम। 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, लेकिन फिजिक्स समझना जरूरी है इसकी। सी पर 2 माइक्रोकूलम और डी पर -5 माइक्रोकूलम। कुदरती इन्होंने जानबूझ के प्रॉब्लम ऐसे डिज़ाइन की हुई है कि प्रॉब्लम सिमिट्री है और सिमिट्री के कारण नेट फोर्स 0 होगा। तो इसके लिए कई तरीके से सोचा जा सकता है कि यहाँ पर मान लो +1 टेस्ट चार्ज प्लस क्यू जो चार्ज पड़ा है, तो ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल कर जाएंगे। इसी तरीके से ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स हालांकि रिपेल करेंगे, डायरेक्शन अलग आ जाएगी। ये अट्रैक्ट कर रहे थे माइनस होने के कारण, ये रिपेल करेंगे, लेकिन अपोजिट होने के कारण नेट फोर्स जो होगा, चार्ज जो पड़ा होगा। इस तरह के बच्चों सिंपल प्रॉब्लम बिना कैलकुलेशन के कई बार कंपटीशन में भी आ जाते हैं, हमारे एग्जाम में भी आ जाते हैं। सिर्फ सोचना ही होता है कि अच्छा प्रॉब्लम सिमेट्रिकल है, नेट फोर्स तो भाई 0 होने वाला है। तो ठीक है बच्चों, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के आपको कुछ एग्ज़ाम्स में आए हुए, नीट IIT के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस आपको दूंगा कूलम्स लॉ के 5-7, वो ज़रूर करें। ना होंगे तो आप उनका अलग से वीडियो बनाएंगे। जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लें। कंपटीशन की तैयारी करेंगे बच्चों, ये नीट की बुक भी है, साथ साथ इसके हम क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।